नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। वक्त हो चला है अपनी डपली अपना राग का। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आज बात होगी 3 मार्च को होने वाले चुनाव को लेकर। छठे चरण के चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार चल रहा है। आज शाम 6 बजे 5 बजे थम जाएगा चुनाव प्रचार, लेकिन 7वें चरण के लिए सभी पार्टियों ने चुनावी रण में मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। 7वें चरण में पूर्वांचल की सीटों को जीतने के लिए बीजेपी ने जो मास्टर प्लान तैयार किया है, उसके मुताबिक पीएम मोदी 72 घंटे तक पूर्वांचल में ताबड़तोड़ प्रचार कर सकते हैं। 3 मार्च को पीएम मोदी इसकी शुरुआत चंदौली से कर सकते हैं और इसके बाद 4 मार्च को वाराणसी जिले की अलग अलग सीटों पर पीएम मोदी का रोड शो भी संभावित है। 5 मार्च को राजा तालाब के खजूरी में जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। पीएम मोदी के दौरे और पूर्वांचल विजय की रणनीति के साथ अमित शाह भी वाराणसी पहुंच चुके हैं। विपक्ष को किस तरह से पूर्वांचल में पटखनी दी जाए, इसकी तैयारी अमित शाह लगातार कर रहे हैं। दरअसल 7वें चरण में 7 मार्च को पूर्वांचल की 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान होना है। हालांकि सभी पार्टी जीत के दावे तो कर रही है, लेकिन पूर्वांचल के रण में कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये 10 मार्च को जनता बता देगी। और इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। थमने वाला है छठे चरण का शोर। 7वें चरण पर नेताओं का जोर। पूर्वांचल का महासंग्राम, बीजेपी ने बनाया मेगा प्लान। पूर्वांचल के रण में मोदी भरेंगे हुंकार। 72 घंटे करेंगे ताबड़तोड़ प्रचार। काशी में अमित शाह की मोर्चाबंदी। वाराणसी में अमित शाह 4 दिन तक करेंगे प्रचार। काशी से कुशीनगर तक, मिर्जापुर से महाराजगंज तक। सातवें चरण में 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान। पूर्वांचल विजय की तैयारी, कौन किस पर पड़ेगा भारी। जी हां, तो छठे और 7वें चरण को जोड़ दे तो कुल 111 सीटों पर वोटिंग होनी है। छठे चरण में 57 और 7वें चरण में 54 सीटों पर मतदान होना है। और किसकी तैयारी कैसी है, इस पर भी बात होगी। आलोक अवस्थी, प्रवक्ता बीजेपी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। स्वागत है आलोक जी आपका न्यूज 18 पर। ब्रिजेश भाटी है हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के समर्थक माने जाते हैं। ब्रिजेश जी आपका भी स्वागत है। मनोज रघुवंशी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आलोक अवस्थी जी, पूर्वांचल की लड़ाई कितनी टफ दिख रही है? 2 दर्जन से ज्यादा जनसभाओं की तैयारी बीजेपी ने की है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभाएं होनी है। एक के बाद एक 72 घंटे तक प्रधानमंत्री पूर्वांचल में रहने वाले हैं। अमित शाह लगातार लगे हुए हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार लगे हुए हैं। पूर्वांचल ये वो एरिया है जहां 2017 में मोदी लहर के बावजूद भी इतनी बड़ी कामयाबी हासिल नहीं हुई थी जितनी बड़ी कामयाबी पहले के 5 चरणों में हुई थी। कितना टफ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी, जो एक गरीब का बेटा है और एक गरीब पिछड़ी जाति से आने वाले नेता है, जिसने गरीब का दर्द समझा है और जिसने गरीब के आंसू पोंछे हैं, उसके नेतृत्व में हम बराबर जो है चुनाव में है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने लगातार सुरक्षा का वातावरण जो बनाया है, दंगाइयों को ठीक किया है। यह जो है योगी आदित्यनाथ जी ने लगातार जो गरीब कल्याण की योजनाओं को जमीन तक पहुंचाया है, हम उसकी वजह से। आपने देखा होगा पूर्वांचल में इंसेफ्लाइटिस से लगातार दशकों से हजारों बच्चों की दुखद मृत्यु होती आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आलोक जी, आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री गरीब के बेटे हैं, गरीबों के दुख दर्द को समझते हैं। कई योजनाओं को शुरू किया गया जो गरीबों को टारगेट करके ही और उन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया गया। उन्हीं में से एक उज्ज्वला योजना भी है। अखिलेश यादव बलिया के मंच से वो कह रहे हैं कि उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी तब एक सिलेंडर की कीमत 400 रुपए थी और आज 1000 के पार है। इसका क्या जवाब है? 10 करोड़ लोगों को देश भर में जो है गैस दी गई है। उनको दी गई जिनके पास लकड़ी तक जलाने के लिए नहीं होती थी, उधार मांग करके लकड़ी लाते थे घरों में और गांवों में जलाते थे। आज जो ये डबल इंजन की सरकार है, वो अगले चुनाव की जीतने के बाद हम प्रतिवर्ष 2 सिलेंडर रिफिल करेंगे उज्ज्वला के। होली और दिवाली त्योहार में जिनके बनाया जाएगा।
हम लगातार जो है जनता के बीच में रहेंगे और हमने जो है स्वास्थ्य सेवा में बहुत अभूतपूर्व काम किया है। 12 मात्र मेडिकल कॉलेजेस थे, आज 60 के करीब मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश के अंदर हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में बिजली नहीं आती थी सपा सरकार में, मात्र 5 सैफई कुनबे के लोगों के जिले में आती थी और एक उनके चचा आजम खां के जिले में आती थी। आज हर जिले में 24 घंटे बिजली आती है। आज उत्तर प्रदेश में बम और गोले नहीं चलते हैं। आज कांवड़ यात्रा पर जो है फूल बरसाए जाते हैं, पहले पत्थर बरसाए। ठीक है, तो आपको लग रहा है कि इन मुद्दों पर जनता वोट करेगी और बीजेपी के पक्ष में वोट करेगी। ब्रिजेश भाटी जी, लगातार अखिलेश यादव कह रहे हैं कि महंगाई का मुद्दा बीजेपी ने काम किया है, वहां छत्तीसगढ़ सरकार ने नहीं किया है। ठीक है, आलोक जी आपने अपनी बात रख ली। ब्रिजेश भाटी से अगला सवाल। ब्रिजेश भाटी, पूर्वांचल से कितनी उम्मीदें आपको लगता है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी की साइकिल जो है वो रफ्तार यहाँ तेज होगी उसकी? मैं मेनका जी बता दूं, मैं पिछले 7 दिन से पूर्वांचल के दौरे पर ही हूं और इस समय मैं कुशीनगर में हूं। यहाँ पर 7 सीटें हैं कुशीनगर में, जिनमें से सारी की सारी सीटें ही समाजवादी जीत रही है। ये बीजेपी के प्रवक्ता जो बता रहे थे, जो ये रामायण गा रहे हैं, इनके जुमले में जनता आने वाली नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये इतने हताश और निराश हो चुके हैं। ये आदर्श आचार संहिता में भी अपना प्रचार करने का काम कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में जो पूर्वांचल से जो आंधी चली है, यहाँ पर वो सुनामी बन चुकी है। पूर्वांचल में हमारे पश्चिमांचल में पिछले 2 चरणों में 100 सीटें आई थी और 2 चरणों में 200 हो गई हैं। अब इनके पास कुछ भी नहीं बचा है। मैं भी पिछले 8 दिन से पूर्वांचल दौरे पर ही हूँ। इनका आपने कितनी सीटें बताई? जनता को खदेड़ दिया है भाजपा को। ब्रिजेश जी, कितनी सीटें अभी आपने बताई? पिछले 4 चरणों में दोहरा शतक समाजवादी पार्टी लगा चुकी है। और 5वें में हम बहुत बड़ी बढ़त की तरफ है। हम जो है ये तुम्हारा गोरखपुर में भी 9 सीटों में से 5 सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है। आलोक जी, एक आंकड़ा आपकी तरफ से भी आया कि बहुमत तो हम हासिल कर चुके हैं और पिछली बार जितनी सीटें आई थी 312, उससे भी ज्यादा सीट इस बार बीजेपी अकेले लेकर आने वाली है और यहाँ पर दावे आप सुन रहे हैं। जब समाजवादी पार्टी के नेता 5 साल तक क्वारंटाइन रहेंगे, लंदन घूमेंगे, जनता के बीच में नहीं रहेंगे और इस तरह के लपाजी करेंगे, तो इस तरह के परिणाम कहेंगे। अखिलेश यादव के मुंह से सुना ही है कि वो 400 सीटें जीत रहे हैं, तो उस पर हम क्या कहेंगे। लेकिन हम लगातार जनता के बीच में है और आप 2014 से आप चुनाव देखते आइए। 14 का चुनाव, 17 का चुनाव, 19 का चुनाव, नगर निगम का चुनाव, पंचायत का चुनाव, यहाँ तक कि उपचुनाव। पंचायत के चुनाव में तो समाजवादी पार्टी लगातार कहती है, पंचायत के चुनाव में आप पर धांधली का आरोप लगा रही है कि आपने अपने पावर का इस्तेमाल किया, प्रशासन ने वहां पर लड़ाई लड़ी। इस तरह से पंचायत चुनाव में इन लोगों ने एक ठीक है, आप सभी को रोकना चाहूंगी। बलरामपुर का रुख हमें करना पड़ेगा इस वक्त, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। मनोज जी का कमेंट अभी रह गया कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। भगवान राम का मंदिर बन गया ना, बन रहा है, कोई संदेह तो नहीं है। बलरामपुर वासियों से मैं पूछना चाहता हूं, भाइयों बहनों, 2017 के पहले क्या आपको बिजली मिलती थी? बिजली आती थी क्या? आज आ रही है? खुश हैं? पहले आती नहीं थी, अब जाती नहीं है। पहले बिजली की भी जाती और मजा हुआ करता था। होली और दीपावली को बिजली नहीं आती थी, लेकिन भाइयों बहनों ईद और मुहर्रम में बिजली जरूर आती थी। हमने तो सबको बिजली और पर्याप्त बिजली की बात कही है। श्री पलटू राम जी ने और श्री राम प्रताप वर्मा ने जहां जहां कहा उन गांवों में बिजली पहुंचा दी गई, फ्री में कनेक्शन दे दिए गए और जितने गांवों को बोलेंगे उन सभी गांवों में विद्युतीकरण का काम पूरा करेंगे। बलरामपुर जिले के हर जरूरतमंद गरीब को इन लोगों ने मेहनत से मकान दिलवाया और भाइयों बहनों, जो लोग बचे हैं उनको भी सरकार मकान देगी। कोरोना कालखंड में हम लोग हैं,
आप देख रहे होंगे, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार। कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली है? वैक्सीन कितने लोगों ने ली है? वैक्सीन का पैसा तो नहीं लगा। अगर सपा बसपा की सरकार के भाइयों बहनों ये वैक्सीन गरीब को नहीं मिलता, और इसीलिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। अभी तो भाइयों बहनों ये वैक्सीन और डबल इंजन की सरकार है। डबल डोज राशन का मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? राशन 2 बार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है महीने में? और राशन के साथ दाल, तेल और नमक भी है कि नहीं है? क्या 2017 के पहले ही मिलता था क्या? ये राशन का पैसा कहां जाता था? भाइयों बहनों, पहले हम लोग जब बलरामपुर आते थे तो गोंडा से बलरामपुर का मार्ग बहुत खराब था। बलरामपुर से तुलसीपुर का मार्ग भी खराब था, घंटों लगते थे जाने में। आज तो आधे घंटे में आप गोंडा से बलरामपुर आ जाएंगे। इस सड़क का पैसा, बिजली का पैसा और बलरामपुर सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्मभूमि रही है। अब तो बलरामपुर में हम लोग मेडिकल कॉलेज भी बना रहे हैं। विकास का ये पैसा, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना अभी अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने उद्घाटन किया है। ये विकास का पैसा पहले कहां जाता था? सपा बसपा के लोग हड़प जाते थे। भाइयों बहनों, अभी सरकार ने तय किया है। अभी तो वैक्सीन, राशन और विकास के कार्य हुए हैं, एक झलक है। अभी तो आने वाले समय के लिए सरकार ने तय किया है कि 10 मार्च के बाद उज्ज्वला योजना के हर लाभार्थी को फ्री में होली और दीपावली को रसोई गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे। बेटी की शादी के अनुदान को 51,000 से बढ़ा के 1 लाख तक करेंगे। और यही नहीं, ट्यूबवेल के कनेक्शन धारी जितने अन्नदाता किसान हैं, 5 साल के अंदर ये व्यवस्था करेंगे कि उनको बिजली का कोई बिल देना ही न पड़े। एक करोड़ वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को और दिव्यांग जनों को हम 12,000 रुपए सालाना पेंशन दे रहे हैं। सपा ने ये पेंशन रोक दी थी। भाइयों बहनों, हम लोग अगले 5 साल के अंदर इसे 12,000 से बढ़ा के 18,000 करने जा रहे हैं। बेटियों की पढ़ाई पर कन्या सुमंगला योजना, अभी इस योजना में 15,000 रुपए मिलते हैं। इस योजना में अब 25,000 रुपए देने का एक प्रस्ताव है। और कॉलेज में पढ़ने वाली जो मेधावी बेटी होगी उसको फ्री में स्कूटी देने की व्यवस्था सरकार करने जा रही है। अगले 5 साल में हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी, रोजगार और स्वरोजगार के साथ जोड़ने की भी बात सरकार कर रही है। और 1 करोड़ नौजवान को टैबलेट, स्मार्टफोन दे रहे हैं। भाइयों बहनों, 10 मार्च के बाद इस संख्या को 2 करोड़ तक लेके जाएंगे। 2 करोड़ नौजवानों को। सपा परेशान है, कहते साहब इतना पैसा कहां से आ रहा है? मैंने कहा देखो, नियत साफ होनी चाहिए। जो विकास हम करा रहे हैं तुम भी करा सकते थे। उन्होंने कहा हमने भी विकास कराया है। मैंने कहा क्या विकास कराए हो बताओ? उन्होंने कहा देखिए साहब, सड़क बनाने की बात हमारे पास फुर्सत नहीं थी, मेडिकल कॉलेज बनाने की सोच नहीं थी, लेकिन हमने विकास कराया। मैंने कहा क्या बताओ?
उन्होंने कहा हमने कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल कराई। कब्रिस्तान का बाउंड्री वॉल कराते हैं और भारतीय जनता पार्टी सड़क, बिजली, पानी, धामों का विकास, गरीबों को राशन, गरीबों को फ्री बिजली, ये सभी देने का काम कर रही है। और इसलिए भाइयों बहनों, वो परेशान का पैसा कहां से आता है। मैंने कहा भी देखो, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन हम एक काम करते हैं, हाईवे बनाते हैं ना, सड़क बनाने के लिए भी बुलडोजर की आवश्यकता पड़ती है और माफिया से पैसा निकालने के लिए भी सड़क बुलडोजर की आवश्यकता पड़ती है। और इसका इस्तेमाल कर रहे हैं बेहतर तरीके से। और बुलडोजर का नाम सुन करके सपा बसपा के नेता भी से घबराए हुए हैं। भाइयों बहनों, अभी से उन्होंने बुकिंग प्रारंभ कर दी भागने की। कोई 10 मार्च को भाग रहा है, कोई 11 को भाग रहा है, कोई इंग्लैंड, कोई ऑस्ट्रेलिया, और जो बचे कुचे कुछ नेपाल की तरफ भागेंगे। तो हम लोगों ने बॉर्डर पे कहा कि ज्वाइंट पेट्रोलिंग बना दी, ये भाग नहीं ना पाए। अब इनकी गर्मी को यही शांत करवाओ। और भाइयों बहनों, इसीलिए मैं आया हूं, इस काम को करने के लिए चाहिए एक दमदार सरकार। दमदार सरकार देंगे ना? दमदार सरकार के पक्षधर हैं, विकास कराने वाली सरकार देंगे, सुरक्षा प्रदान करने वाली सरकार देंगे। इसके लिए चाहिए बलरामपुर जनपद की चारों विधानसभाएं हमें चाहिए। जिताएंगे पटोराम जी को बलरामपुर से, राम प्रताप वर्मा को उत्तरौला से, श्री कैलाश नाथ शुक्ला को तुलसीपुर से, श्री शैलेश सिंह सैलू को गैसड़ी से। जिताएंगे? सभी लोग सहमत हैं? भाइयों बहनों, इसकी एक शर्त है, परसों 7 बजे से मतदान होगा। पहला काम मतदान, और फिर मतदान। सभी सहमत हैं? भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिता करके भेजेंगे। दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बलरामपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन के खार्किव से, जहां पर एक भारतीय छात्र की मौत हो गई है। रूस के हमले में भारतीय छात्र की जान चली गई। विदेश मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है। ये छात्र कौन है, कहां का रहने वाला है भारत में, यह अभी साफ नहीं है, लेकिन जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक यूक्रेन में एक भारतीय छात्र की मौत हुई है। रूसी अटैक में जान गई है भारतीय छात्र की। 25 फरवरी से ही रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर रखा है और इस वक्त लगभग 2000 भारतीय छात्र, 20,000 भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिन्हें निकाला जा रहा है धीरे धीरे। लेकिन इसी बीच ये दर्दनाक खबर आई है यूक्रेन से, ये खबर आई है कि वहां पर खार्किव, जिस पर लगातार अटैक रूस की ओर से चल रहा है, ये वो इलाका है कीव के बाद खार्किव में ही सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं रूस के तरफ से यूक्रेन में। यहां पर फंसा हुआ था एक भारतीय छात्र और उसकी जान चली गई रूसी अटैक में। भारतीय राजदूत की ओर से, विदेश मंत्रालय की ओर से ये जानकारी दी गई है। बड़ी खबर है, दर्दनाक खबर है। ये छात्र कौन है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। ये भारत में कहां का रहने वाला है ये भी आपको बताएंगे। जिन 20,000 छात्र जो वहां फंसे हुए हैं उन्हें निकालने की कवायद तेज कर दी गई है। अब सेना की भी मदद के निर्देश दे दिए गए हैं कि सेना को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाए, ताकि जल्दी से जल्दी जो भारतीय वहां पर फंसे हैं यूक्रेन में, कीव में, खार्किव में, उन सभी को स्वदेश लाया जाए। सभी को कीव छोड़ने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, क्या खबर है इस छात्र के बारे में जिसकी जान गई है खार्किव में? शंकर, आवाज मिल रही है आपको?
और ये खार्किव की भी तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 पर। आप देख पा रहे हैं कि पूरा का पूरा शहर किस तरीके से शमशान में तब्दील होता नजर आ रहा है। हर तरफ आपको राख ही राख नजर आएगा, क्योंकि जो राजधानी कीव है, कीव के अलावा खार्किव पर ही सबसे ज्यादा अटैक रूस की तरफ से हो रहे हैं। मिसाइल दागे जा रहे हैं और बम गिराए जा रहे हैं। पूरा का पूरा शहर अब धीरे धीरे मलबे में तब्दील होता नजर आ रहा है। और यहां पर अभी भी बड़ी संख्या में लोग, यूक्रेन का यह भी दावा है कि जो रिहायशी इलाके हैं, अब रूस की ओर से रिहायशी इलाकों को भी टारगेट किया जा रहा है। और इसी बीच जो खबर आ रही है ये एक दर्दनाक है, भारत के लिए बहुत ही ये दर्द देने वाला और दुख भरी खबर है। शंकर हमारे साथ आवाज मिल रही, शंकर आपको, तो बताएं जरा इस छात्र के बारे में। निश्चित तौर पे काफी दुख वाली खबर कही जा सकती है। जिस तरह से एक भारतीय मूल के युवक की मौत की खबर की भी पुष्टि की गई है, तो ये इस मामले की जानकारी मिलने के बाद अभी काफी स्टूडेंट्स हैं जो अभी दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं। उनसे जब हमारी बातचीत हुई थी, कि ये छात्र कौन है, भारत में कहाँ रहता था, इसका परिवार कहाँ रहता है, क्या इस छात्र के साथ कुछ और लोग भी थे, अटैक में ये कहाँ उस वक्त कहाँ मौजूद था कि अटैक का शिकार हो गया? देखिए, इस वक्त मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे हूँ और दिल्ली एयरपोर्ट पर अभी काफी ऐसे छात्र आ रहे हैं। जब उन्हें इस मामले की जानकारी मिली तो सभी लोगों ने इस मामले पर काफी शोक जताया और उनका कहना था कि वो हम लोग एक साथ में ही थे। तो उनके जो साथी हैं जो उनके साथ में रहे, लेकिन काफी जो उनके मित्र हैं अभी वो वापस लौटे हैं, जो अभी से 15 मिनट पहले एक विमान जो है जी शंकर धन्यवाद इस वक्त आपको आपकी पूरी जानकारी देने के लिए। लगातार छात्रों को वहां से एयरलिफ्ट करके लाया जा रहा है, यूक्रेन से बाहर लाया जा रहा है, भारत पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में भारत के छात्र हैं, भारत के लोग हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। उनकी जिंदगी इस वक्त खतरे में। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, खबरें जारी हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। इंटेक की कंपनी के कर्मचारियों ने प्रबंधन पर लगाया मनमानी और कंपनी को शिफ्ट कराने का आरोप। मशीनों ले जाने के लिए रोकने के लिए गेट पर डटे कर्मचारी। पहाड़ों में मौसम खुलने से लोगों को मिली बड़ी राहत। अभी भी पड़ रही है कड़ाके की ठंड, पर्यटकों की मौज मस्ती जारी। यूक्रेन में फंसे 240 भारतीय छात्रों को लेकर दिल्ली पहुंचा विमान। केंद्रीय मंत्री नकवी ने किया स्वागत। यूक्रेन से वापस आई एमबीबीएस की छात्रा ने आंखों देखा हाल बयां किया। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से दिल्ली लौटी एक छात्रा उत्तर प्रदेश के गाजीपुर इलाके की रहने वाली है। छात्रा फतेहपुर में पिकअप और कार में टक्कर, 14 लोग गंभीर रूप से घायल, 6 की हालत नाजुक। सुपरटेक ट्विन टावरों को गिराने की प्रक्रिया शुरू, 22 अगस्त तक गिराने का काम होगा पूरा। बांदा में पीपा पुल में ट्रक गिरने का मामला, एक शव को बांदा और फतेहपुर पुलिस ने किया रेस्क्यू। 2 से 3 लोगों के ट्रक में होने की आशंका। बुलंदशहर में बेटे ने मां को मारी गोली, संपत्ति के विवाद को लेकर सिर पर मारी गोली। बदायूं में स्वास्थ्य कर्मी ने किया आत्मदाह, पुलिस मामले की जांच में जुटी। ललितपुर में दबंगों ने युवक के साथ की मारपीट की वजह की जांच में जुटी पुलिस। रेलवे में नौकरी के नाम पर करीब 11 लाख रुपए की ठगी का मामला, पीड़ितों ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। देश भर में अब तक 177 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगी कोरोना वैक्सीन, 4 करोड़ 25 लाख से ज्यादा लोग रिकवर। कोरोना को लेकर देश में राहत भरी खबर, पिछले 24 घंटों में कोरोना केसों में भारी कमी, एक दिन में 8015 केस सामने आए, 120 लोगों की मौत। देश भर में कोरोना के 1,03,000 से ज्यादा एक्टिव केस, अब तक करीब 5,12,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। मथुरा के ठाकुर द्वारकाधीश मंदिर में उड़ा गुलाल, रसिया गायन का हुआ आयोजन। रोड शो, टाउन हॉल इलाके से विजय चौक तक निकाला रोड शो। बलिया में पीएम मोदी की जनसभा, पीएम मोदी बोले पश्चिम से पूर्व तक बीजेपी का बोलबाला। पीएम मोदी ने विपक्ष पर किया प्रहार, जनता ने परिवारवादियों को नकार दिया, परिवारवादियों ने सिर्फ अपनी तिजोरी भरी। पीएम मोदी ने कहा गरीबों की सेवा ही मेरा संकल्प, बलिया का व्यापारी अब सुरक्षित है, बहन बेटियां बेखौफ घर से निकलती हैं।
सिद्धार्थनगर में अमित शाह की जनसभा, जातिवाद के बहाने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। अमित शाह बोले, बुआ भतीजे ने यूपी में जातिवाद का जहर फैलाया, इन लोगों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पीएम मोदी की मौजूदगी में राष्ट्रपति भवन में आरोग्य वनम का उद्घाटन किया।